अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज का। और स्ट्रेट अवे परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम परसेंटेज की बारी के बारे में बात करते हैं या परसेंटेज के बारे में सुनते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जनाब, हिस्सा, पार्ट। ठीक है। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी। मतलब 100 में से कितना हिस्सा है। ठीक है। जब कभी भी हम परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कोई स्पेसिफिक हिस्सा। ठीक है। अच्छा, ज्यादा इसके इन डेप्थ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये सब कुछ पता है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बताओ, 56% ऑफ y इज 182। व्हाट इज y? जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको क्या करते होते हैं, देखो। लिखा हुआ है 56% ऑफ y। ऑफ का मतलब तो ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, ये तो चीजें आपको पता ही है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल टू होगा। ठीक है। 56% का मतलब क्या है कि 56 पार्ट कितने में से? 100 में से। ठीक है। तो अब इसको करते हैं कि 56% ऑफ y इज 182। तो बताओ y क्या है? सिंपल है ना। किस तरह होगा? ये 100 उधर चला जाएगा, 182 इंटू 100 डिवाइड बाई 56। अब जनाब इसको कर लेते हैं हम कैंसिल एक दूसरे के साथ। देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। ठीक है, कितना कैंसिल होता है ये। तो 2 के टेबल के साथ कर लेते हैं। 52 and 8, 14 and 25, देन 7, 9 1, 7 1 जार, 7 1 जार एंड 7 3 जार। तो ये हमारे पास बचा 25 into 13। और 25 को जब हम 13 से करते हैं, देखो इसको किस तरह मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? 25 को 10 से करो तो क्या होगा? 250। और 3 दफा 25 को करो तो 75। तो ये हमारे पास कितना हो गया है? 325। ठीक है, 325। ये चीज समझ आ गई है। ये बिल्कुल शॉर्ट से करा रहा हूँ, इसी के साथ साथ हमारा क्लियर होता रहेगा। ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार ये बताओ कि 1% क्या चीज होती है, तो मुझे पता है कि ये 1 में से 100 में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर 2% की बात कर रहे हैं तो मतलब 2 में से 100, दो, मतलब दो हिस्सों की बात कर रहे हैं 100 हिस्सों में से। ठीक है। तो एक ये चीज है, टोटल जो होता है वो हमारे पास 100 होता है। यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, आई थिंक समझ आ गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज 42 kg ऑफ, व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट इज 42 kg ऑफ 336 kg। ये टेढ़ी राइटिंग इसलिए आ रही होती है कि मैं बैठ बैठ के कर रहा हूँ, खड़ा हो जाऊं तो वो कैम में नजर नहीं आता। अच्छा, तो देखो, वट आए, ठीक है, विच आए, उसका मतलब होता है एक्स। ठीक है, उसको ये देख लेना है सबसे पहले। परसेंट का पता है कि जनाब क्या है? 100, 1/100 होगा। अच्छा, 42 इसका मतलब पता है, वो क्या है? इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं। एक क्वांटिटी 1 है जो कि 42 kg है, और दूसरी क्वांटिटी 2 है जो कि 336 kg है। इसको जरा गौर से सुनना है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है। तो एक तो ये क्वांटिटी है। अच्छा, उसने हमें कहा है कि व्हाट परसेंट इज 42 kg ऑफ 336। तो सिंपल सी बात है, इसको करना कैसा? 42 है ना। ठीक है। ये 42 kg कितनी केजी में से कह रहा है? मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मुझे कहता है कि ये टोटल एरिया है, ये 336 है।
इसमें से जो 42 है, मतलब मैं कहता हूँ कि यार ये पाई चार्ट में ड्रा कर दूं कि ये जो 42% हिस्सा है ना, ये 336 में, ये जो 42 kg है, ये इसका बताओ कि इसका परसेंटेज कितना है 336 को। सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू 100 जो हम करते थे, वो तो एक एवरेज का वो करते थे, ठीक है। लेकिन इसके माइंड में ये रखना है कि एक क्वांटिटी का जब हम छोटा पार्ट, मतलब मैं कहता हूँ ना कि 2% जो है वो 100 का कितने परसेंट होगा, तो मैं इस तरह लिखता हूँ ना, 2/100 × 100। तो इसका 42 kg है, वो कितने में से कह रहा है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो 42 kg जो 336 की बात कर रहा है, और परसेंट निकालना है हमने, ठीक है। तो सिंपल है ये, बहुत ही इजी सम है ये। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है जी, ऑलमोस्ट क्या बनेगा, हम्म, अगर मैं इसको कह देता हूँ 6 7 42, और इसके अलावा जो है 6 5 30, 56 700 डिवाइड बाय 56 करूँ, ये ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाएगा 775। तो ये हमारे पास जो टोटल इसका सम बनता है वो 100/8 है। तो 100/8 जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, 12.5%। अच्छा, अब यहाँ पे जो माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जनाब, हम जब भी बात करते थे तो उसमें तो ये करते थे कि x% लिखा हुआ है, तो x% जब लिखा हुआ है तो उसको तो हम इस तरह कर लेते थे कि x% डिवाइड बाय 100, ठीक है, और 42/336, तो x की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेते थे, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, ये भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से करें या इस तरह से करें, एक ही बात है। अच्छा, ये भी समझ आ गया, ये भी एक था, इसकी टाइप थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको गौर से देखना है। लिखा हुआ है, इफ 15% ऑफ y इज सेम एज, अब ये मैं लिखूंगा, इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी होगी और जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये तो आसान है काफी। इज 21% ऑफ z, देन 12.5 12.5% of y is equal to what percent of that। तो चले बताएं ये किस तरह होगा, ये सवाल क्या रहा है, हमें कह रहा है कि अगर 15% ऑफ वाई जो है वो सेम है एस 21% ऑफ जेड, तो मैं कहता हूं कि 15% ऑफ का मतलब, या चलो, ऑफ वाई जो है वो सेम है एज 21% ऑफ जेड, ठीक। देन 12.5% ऑफ वाई, 12.5% ऑफ वाई is equal to what percent of z। यहां से क्या करेंगे हम लोग, बताएं यहां से क्या होगा। यहाँ पे सिंपल जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 21 × 12.5 डिवाइड बाई 15, जो आंसर आएगा ना वो x% ऑफ z होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह होगा। अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करता हूँ, ये 12.5 का,
तो 12.5 का अगर मैं, यस ठीक है, अगर मैं 12.5 का ये खत्म करता हूँ तो 125 और 150 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 12.5 का पॉइंट खत्म किया ना, मतलब ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो वो जो 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके, मतलब ये देखें पॉइंट खत्म करके 10 हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 15 इंटू 10 150 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 जा 2 जा एंड 5, देन 5 6 जा एंड 5 5 जा। अब 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 21 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसको देख लें, ये 7 एंड 2, ठीक है, 35, 35 डिवाइड बाई 2। अब 35 डिवाइड बाई 2 करें हम, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 17.5%। समझ आई? वो हमसे ये कह रहा है कि अगर 15% ऑफ वाई जो है वो सेम है 21% ऑफ जेड, तो बताओ 12.5% ऑफ वाई जो होगा वो कितने परसेंट ऑफ जेड के बराबर होगा, तो जनाब वो 70.5% ऑफ जेड के बराबर होगा। आई समझ ये? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि if price of rice is 30% less than that of wheat, अच्छा of wheat, then price of wheat is then price of wheat is how much percent more, how much percent more than that of rice। सबसे पहले सवाल को समझना है, पूछ रहा क्या है? पूछ रहा हमसे क्या है, कहता है कि इफ प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस देन दैट ऑफ व्हीट, अगर 30 जो राइस है जो राइस की प्राइस है वो 30% लेस है किससे, वीट से, वीट के प्राइस से, तो बताओ कि वीट की जो प्राइस है वो परसेंटेज में कितनी ज्यादा है। सबसे पहली बात ये है कि वीट की तो प्राइस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि वीट की प्राइस क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब कभी भी हमें इस तरह के नंबर नहीं पता होते तो उसको हम 100 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सपोज जो वीट की प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो है 100। वीट की प्राइस कितनी होगी हमारे पास, 100। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है कि परसेंटेज में बताना है ना, तो मैं कहता हूं कि जो राइस है, अब राइस को देखते हैं, वीट की तो होगी 100, अब राइस की देखते हैं, तो राइस की जो प्राइस है ना वो क्या है, 30% लेस देन दैट ऑफ वीट। ठीक है, तो 100 में से मैं क्या करूंगा, 30% लेस करूंगा ना। ठीक है, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 100। ठीक है, देखो ये पॉइंट समझ आया, यानी कि 30% ऑफ 100 मैंने क्यों लिखा है। ये बात समझ आई है 30% ऑफ 100 की, कि मैंने ये क्यों लिखा है। अच्छा, ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये मैंने इसलिए लिखा है कि वो कह रहा है कि
जो प्राइस ऑफ राइस है ना वो क्या है, वो 30% लेस है किससे, वाइट जो वीट है। मैं कहता हूँ कि जो वीट की प्राइस है वो क्या है, वो 100 है, तो उसको मैं इनकलकेट कर रहा हूँ कि 100 में से जब 30% माइनस करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो राइस की प्राइस है की। तो ये सिंपल है ना, 30% ऑफ 100 क्या होगा, 30% ऑफ 100 तो सिंपल है ना, 30/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 30। ये तो 30 बच गया ना, तो 100 में से 30 को माइनस करो, तो जो राइस की प्राइस है वो कितनी है, वो 70 है। ठीक है, यहां तक तो हमें बात पता चल गई। चलो, अब हमें वो कह रहा है कि आप बताओ जनाब, किसमें परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में जब इस तरह की होती है तो हम करते हैं कि क्वांटिटी वन जो होती है, क्वांटिटी टू इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी देखें, ठीक, तो क्वांटिटी वन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वांटिटी वन जो है वो हमारे पास क्या है, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो क्वांटिटी वन है। अब क्वांटिटी वन जो है वो हमारे पास वीट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि बड़ी और छोटी। ठीक, हमने ये देखना है कि उसने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वीट इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ राइस। तो भाई बात खत्म है, यहाँ पे करो, वीट का करो 100 डिवाइड बाई जो राइस है 70 है, ठीक है, इंटू 100 करो, तो कितना बचता है ये हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं हम, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जीरो जीरो से कैंसिल, तो ये 1000 डिवाइड बाय 70 करते हैं, 7 करते हैं, तो जब 1000 डिवाइड बाय 7 करेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जब 1000 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 1 7, 30, 7 4 28, 7 2 14, 60, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास आएगी 142.85, 142.85। अच्छा, ये हमने किस चीज की प्राइस निकाली, ये तो हमने उन दोनों की क्वांटिटीज निकाली। अब वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ राइस। अब बताओ कि यार कितने परसेंट उससे इंक्रीज कर रहा है, तो ये 142.85 आया ना, तो इसको सिंपली जो है क्या करेंगे, 142 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो ये जी -100 कर देंगे, तो ये हमारे पास 42.85 जो है वो मोर देन दैट ऑफ राइस है, वीट की प्राइस। ठीक है, परसेंटेज में, तो 42.85% जो है वो ज्यादा है वीट की प्राइस। समझ आई ये। आ गई समझ या रिपीट करूं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन था कि इफ प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस देन दैट ऑफ वीट, तो वीट की प्राइस हमें नहीं पता, राइस की वो कह रहे हैं कि 30% लेस है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वीट की प्राइस है वो 100 है। अब जो राइस है उसकी प्राइस क्या होगी, 100 में से 30% लेस कर देंगे, तो 70, राइस की हुई 70 और वीट की हुई 100। अब मैंने कहा कि क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू को जब हम आपस में डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट इंक्रीज आ रहा है और कितने परसेंट या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे तो मोर लिखा हुआ है, तो जब हमने क्वांटिटी वन लिखी तो वो वीट की थी, और क्वांटिटी टू जो थी वो राइस की थी। अब 100 डिवाइड बाई 70, 100 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 किया, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया 1000 बना, 1000 डिवाइड बाई 7 किया तो उससे आंसर आया 142.85% आया, 142.85% आया। तो अब देखो जब 100 मतलब परसेंटेज टोटल तो है ना, 100 है ना, कि 100 से कितना मोर आया ना, बेसिकली तो ये बात हो रही है। तो वो 42.85% हमारे पास इंक्रीज है। इसकी प्राइस, वीट की प्राइस, किससे, राइस से। ठीक है, अब आई समझ। ठीक हो गया। अच्छा,
अब इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बता रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड, इफ द प्राइस ऑफ शुगर is raised, if the price of sugar is raised by 25%, then how much percent, how much percent should a person, should a person reduce his consumption of sugar, reduces his consumption of sugar, consumption of sugar, so that his expenditures remain same. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25, अगर शुगर की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है 25% पे, तो बताओ कि अपनी कंजम्पशन में जो बंदा है, जो बंदा भी खरीद रहा है, वो अपनी जो कंज्यूम कर रहा है वो अपनी कंजम्पशन में कितनी रिडक्शन करे कि वो उसके जो एक्सपेंसेस हो या एक्सपेंडिचर हो वो सेम रहे। अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। वो हमें कह रहा है कि अगर शुगर की प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज करती है, ठीक है, तो एक बंदा जो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो अपनी कंजम्पशन में कितनी कमी करे कि एक्सपेंसेस जो है वो रिमेन सेम रहे। लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक बंदा है, उसके पास 100 रुपए है, और अब चीनी की जो प्राइस है वो 120 रुपए होगी। अब उसने क्या करना है, अब वो 100 रुपए को तो नहीं बढ़ाएगा, उसने क्वेश्चन में इधर लिमिटेशन लगा दी कि जनाब वो 100 रुपए ही रहेंगे, 100 रुपए से बढ़ेगा नहीं उसके एक्सपेंसेस। तो अगर 120 होगी तो उसने लाजमी बात है अपनी कंजम्पशन को कम करना है ना। तो उसमें इसने यही पूछा हुआ है कि 25% इंक्रीज हुई, तो बताओ वो जो बंदा है वो अपनी कंजम्पशन को कितना कम करेगा कि वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सेम रहे। ठीक हो गया। अच्छा, सपोज करते हैं हम कि जो प्राइस ऑफ शुगर है वो है 100। सपोज की कि 100 रुपीज पर केजी है, ये सपोजिशन हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स को अगर देखें तो वो इनिशियली भी सेम थे और फाइनली भी सेम थे, अब भी सेम है, पास्ट में भी सेम थे और अब भी करंटली भी सेम है। ठीक है, वो सेम ही है, वो दोनों सेम है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि जनाब जो 100 केजी था, एज्यूम किया ना मैंने कि 100 पर केजी है, अब वो कहते हैं उसमें 20% जब है वो इंक्रीज आ गया। जब 20% इंक्रीज आ गया उसमें, तो क्या होगा। ठीक है, नहीं 25%, सॉरी, जब 25% इंक्रीज आ गया तो वो कितना हो गया, 125 पर केजी के लिहाज से हो गया। एक तो ये बात। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था कि 100 पर केजी है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि चलो ये अमाउंट हो गया और पर केजी में लिख दूँ तो 1 केजी। ठीक है, अब अब मुझे करंट सिचुएशन की नहीं पता कि करंट सिचुएशन में कितने रुपीज में ये आएगा, तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, जब इंक्रीज हुआ तो वो मुझे नहीं पता, ए बी सी में से कुछ भी लिख दे, तो मैंने कहा सी हो गया। ठीक, अब इसमें से क्या करूंगा, इसमें से अब सिंपल सी बात क्या होगी कि आपने क्या करना है, 100 डिवाइड बाय 125 करेंगे, वही क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला काम करेंगे। जब 100, मतलब क्या है कि ये जो इनिशियली था ना अमाउंट, ठीक है, उसके बाद जो अब अमाउंट है पहले कितना था, 100 रुपए था, और अब उसका इंक्रीज हो गया, प्राइस जो है पर केजी वो इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा,
अब इसको निकालते हैं कि इसका कितना केजी बनता है, इन दोनों का निकाल देते हैं कि कितने का केजी बन रहा है। जब 25% इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिहाज से कितना केजी बन रहा है। ठीक है, तो ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल, तो ये आ जाता है जी। अगर 25 से कर लेते हैं तो 25 4 एंड 4/5 एंड 40 एंड 0.8, तो 0.8 रुपीज का पर केजी आता है। एक तो ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब जो टोटल था, टोटल हमने कहा कि जनाब वो है हमारे पास कितना, पर केजी के लिहाज से। अब जब पर केजी के लिहाज से हमने कहा कि हमारे पास 1 केजी आ रहा है, मैं अब इस बात को रिपीट करता हूं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है कि जो प्राइस है शुगर की वो इंक्रीज होगी 25%। तो मैंने कहा कि मैं एज्यूम करता हूं कि वो जो प्राइस है वो 100 है, तो जब वो इंक्रीज कर गई तो वो 125 है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जनाब वो जो प्राइस थी वो 100 रुपीज जो थे वो पर केजी के लिहाज से, मतलब 1 केजी जो था वो 100 रुपए का, वो मैंने एज्यूम किया। अब इंक्रीज का तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता, ये वाली चीज नहीं पता कि ये कितनी होगी। ठीक है, ये चीज मुझे नहीं पता कि ये कितनी होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर मैंने क्या किया, इसको फाइंड करने के लिए मैंने सिंपल ये तरीका किया कि 100 / 125 कर दिया, उससे मेरे पास आ गया 0.8 केजी। अब 0.8 केजी तो आ गया, लेकिन पहले कितना आ रहा था, 1 केजी आ रहा था। ठीक है, पहले 1 केजी आ रहा था। अब 1 केजी में से जब मैं 0.8 केजी को माइनस करूंगा तो वो कितने बच गया, 0.2 केजी बच गया। अब 0.8 केजी, अब 0.2 केजी बचा। तो 0.2 कितने में से था, पहले जो था, ये तो अभी का आया ना, कि अभी जो है उसने अपनी जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस की कितनी, 0.2 केजी के लिहाज से। तो 0.2 केजी डिवाइड बाय 1 कर दूंगा और इनटू 100। ठीक है, तो ये अल्लाह भला करे ये बनता है 20%। ठीक है, तो जनाब वो जो अपनी रिडक्शन है वो कितना करेगा, जो अपनी कंजम्पशन है उसको बाय 20% रिड्यूस करेगा। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ आया कि जो आया वो भी गया? आप कर लें, मैंने नहीं। नहीं नहीं, डिफरेंट मेथड नहीं है ये, देखिए मैंने किया है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ये जो है ना ये वाला, ये इसके साथ तो 100 नहीं मल्टीप्लाई होता ना, ये तो उसमें से मैं रेशो फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं इन दोनों की रेशो फाइंड कर रहा हूँ ना कि जनाब इसमें से कितने केजी, पहले तो हम कह रहे थे कि 100 रुपीज का 1 केजी आ रहा है। ठीक, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा ये केजी वाला काम खराब कर दिया, तब भी समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी, बाद में जो 25% इंक्रीज हुआ तो 125 हो गई। तो पहले 100 रुपए के 1 केजी मिल रहा था, तो अब बताओ कि जो 125 होगा, तो 100 रुपए में वो 1 केजी लेता था। अब उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो 100 रुपए ही हैं, लेकिन अब जो है वो 125 का रहा है, तो फिर उसका ये डिक्रीज होगा ना। ठीक है, तो उसके लिहाज से मैंने फाइंड किया कि वो मेरे पास 0.8 आया, फिर 1 में से 0.8 को माइनस किया, 0.2 आया, तो मतलब वो वही है कि 20% है। ठीक है, तो एक तो ये सवाल हो गया, और इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन आपने देखे होंगे अगर एफपीएससी के एग्जाम्स दिए हों तो उसमें आए हुए होते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, y has to score, y has to score
40% marks to pass, he gets 20 marks and 20 marks and fails by 40 marks and fails by 40 marks. The maximum marks of the exam are, इसमें हमें कह रहा है कि y जो है उसने 40% स्कोर करना है पास होने के लिए, लेकिन उसने लिए कितने, 20 मार्क्स लिए और 40 नंबर से फेल हो गया। तो बताओ जो टोटल मार्क्स होंगे या मैक्सिमम मार्क्स जो हैं एग्जाम के वो कितने हैं, मतलब टोटल मार्क्स की बात कर रहा है वो कितने हैं। मैं कहता हूं मेरे पास ये पॉइंट है, ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये 0 है, ठीक है। अब उसने लिए यहाँ पे 40% मार्क्स, ये स्कोरिंग क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने पास करना है तो ये 40 की लाइन को क्रॉस करेगा तो वो पास हो जाएगा। ये तो जनाब इसने तो 20 नंबर लिए हैं और फिर 40 नंबर भी उसके कम है। तो इस तरह के सवाल क्या करेंगे कि सबसे पहले कि 40% मैक्सिमम मार्क्स का बंदा लेगा तो पास होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मतलब 40% ऑफ एम इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100 इंटू एम। तो ये मेरे पास बन जाएगा 40 एम डिवाइड बाई 100। एक तो ये बात हो। अच्छा ये हमारे पास कितने, ये पासिंग मार्क्स है। अब वो क्या कह रहा है कि इस शहजादे ने 20 मार्क्स लिए लेकिन फिर भी 40 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जो उसकी बात कर रहा हूं कि उसने 20 मार्क्स लिए, फिर 50 मार्क्स और 40 मार्क्स, 20 मार्क्स लेके और फेल भी कितने नंबर से हुआ, 40 मार्क्स से। 20 मार्क्स लिए लेकिन फिर भी 40 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है मतलब। और ये जो पासिंग मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइंड करना है इसको। तो जो पासिंग मार्क्स है 40 m/100, ठीक है। तो ये जनाब 60 बन गया, 40 m/100। अब ये तो अब सिंपल हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। 600 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये m हो जाएगा। अब इसको करें आप, 4 1 4, तो पासिंग मार्क्स जो हो गए वो हमारे पास कितने हो गए, 150। तो उसने क्या हुआ कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्जाम में कितने हैं, वो 150, ठीक है। एग्जाम में 150 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150। ये समझ आया सम के नहीं। मैं रिपीट करता हूँ इसको। कहता है कि वाई जो है उसको पास होने के लिए 40% नंबर लेने हैं। तो कह रहा है कि उसने 20 नंबर लिए लेकिन फिर भी वो 40 नंबर से फेल हो गए। तो 20 नंबर लिए, फिर 40 को उसमें ऐड कर दिया और जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया उसमें से निकाल लेंगे, फिर हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कि भाई ये 40 है ना डिवाइड बाय 100, ये किस में से है, ये टोटल मार्क्स है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 ही आएंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं रहने देता हूँ, ये दूसरा कर देता हूँ। कह रहा है कि इन अ क्लास 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस
failed in science, 25% of total number of students failed in mathematics, yeah, in math, and 10% of total number students failed in both, मतलब in both mathematics and science, in both. फिर कह रहा है how much percentage of students, how much percentage of students passed in both math and science. अच्छा, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें 50 जो 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब 15% जो है वो फेल हो जाते हैं साइंस में, 25% जो है वो फेल हो जाते हैं मैथ में, और 10% जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो इसको सिंपल कराने का तरीका क्या है? इसको सिंपल करवाने का तरीका ये है कि मैं कह देता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये साइंस वाले हैं, मैं कह देता हूँ कि ये मैथ